स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज के दिन इस पूरे दिन बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते तो हमने देखा कि एक छोटे दायरे में लेकिन तेजी देखने को मिली भारतीय बाजारों में, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है, आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हल्की कमजोरी के साथ देखने को मिली। निफ्टी में देखिए 20 अंक की वीकनेस देखने को मिली और बैंक निफ्टी 60 अंक नीचे आज बंद हुआ। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी था जो कि आज हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रहा। आज हमने देखा मेटल और आईटी शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, वहीं एफएमसीजी शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पर बाजार में वीकनेस देखने को मिली। बाजार का पूरा लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बार आपको सुनवा देते हैं कि इस मार्केट में दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है। और पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीआईओ श्रीनिवास राव रावूरी का कहना है कि बाजार में पिछले 3-4 हफ्ते में अच्छी रिकवरी दर्ज की गई है। निवेशकों को इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर्स के साथ फार्मा कंपनियों पर भी नजर रखने की जरूरत है। मार्केट हैज टेकन सम करेक्शन और ये लास्ट 3-4 हफ्ते में अपन वापस देख रहे कि रिकवरी आई है। तो साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कि एफआई जो नेगेटिव हो गए थे फिर लास्ट 4 हफ्ते से कंटिन्यूअस बायर हो गए। तो ये शुरुआत में ऐसा होता है कि लार्ज कैप्स ज्यादा चलेंगे जब भी ओवरऑल मोमेंटम अच्छा हो गई है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, उसके बाद में अपन देखते हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप में एक्चुअली एक्शन ज्यादा होता है। सो आई थिंक वी आर स्टिल एट द अर्ली स्टेज ये फेस में। इकोनॉमी का डेटा भी ठीक आ रहा है और अभी कंपनी का रिजल्ट्स जो आया है वो भी ठीक ठाक है। तो वो हिसाब से आई थिंक ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू करेगा, अपना स्मॉल एंड मिड कैप में एक्शन बढ़ेगी। टिल देन फोकस इज मोर ऑन लार्ज कैप। फार्मा आई थिंक जब भी अपना क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड क्राइसिस में फार्मा एकदम टॉप परफॉर्मर था, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे। बट उसके बाद में अभी अपन जो रिजल्ट्स देख रहे हैं कंपनी के, फार्मा कंपनी के रिजल्ट जो देख रहे हैं कि वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाएगा तो क्लोज टू 10% है, ऐसा नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट। वो इस वजह से कि ये बेस इफेक्ट, कोविड का बेस इफेक्ट लास्ट ईयर के नंबर्स में उसके सामने थोड़ा ग्रोथ कम हुआ है। बट हमें लगता है कि ये टेम्पररी फेस है फार्मा कंपनीज के लिए। ब्रॉडली 3 ड्राइवर्स है। एक तो डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज वेरी वेरी बिग। कोविड के कारण हेल्थ के ऊपर सब लोगों का फोकस बढ़ गया है, तो पीपल विल स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर, तो दैट इटसेल्फ इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। दूसरी बात है ग्लोबल मार्केट्स में वी हैव बिकम ए सप्लायर ऑफ जेनरिक्स। इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर इज ऑलरेडी वेरी वेरी हाई इन ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये इसीलिए है कि हम लो कॉस्ट में ड्रग सप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तीसरी बात है कि जैसा ये लो कॉस्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश कर दिया, वो लेके इंडियन कंपनीज अभी यूएस में जाके खुद के ब्रांड में भी ड्रग्स बनाना और बेचना स्टार्ट कर दिया है, एंड गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। तो ये तीनों वजह से हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर will continue at a reasonable growth for not for next 1-2 years, but next 5, 7, 8 years. So when ये structurally growth drivers are in place and valuation देखा जाएगा तो they are not expensive, they are, I will not say they are cheap, but महंगा भी नहीं है, तो वो हिसाब से फार्मा हमें अच्छा लगता है। चलिए बाजार में एक्सपर्ट्स की राय सुनने के बाद बात करते हैं मार्केट की। आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा, ये बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए। आज बाजार पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कामकाज करते हुए दिखा। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखें इसमें कुछ खास बड़ा आज ट्रेड नहीं था, दायरे के अंदर कामकाज था। उसकी बड़े वजह इंडिया विक्स था। इंडिया विक्स अभी भी 15 के स्तरों के आसपास चल रहा है। हालांकि अगर आज मार्केट के ओवरऑल ब्रेड देखेंगे तो ब्रेड इतनी खराब नहीं थी, जो कि आपको काफ़ी दिनों से सुधरी हुई दिख रही है। तो आज भले ही आप सपाट कारोबार था, लेकिन ब्रेड में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हमको देखने को मिला। आज पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स पे आ जाते हैं। अगर आप निफ्टी के देखेंगे तो मेटल काउंटर्स में अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स था। डॉलर इंडेक्स 111.12 से टूटकर 106 तक पहुंचा है, इसलिए आज हिंडाल्को टॉप गेनर बना। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ और मेटल कंपनीज जैसे कि जिंदल स्टील जैसे शेयर्स भी चलते हुए दिखे आज। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग मूव आया। साथ ही साथ अगर आप टाटा मोटर्स में देखें, जो एक बेस बना हुआ था, उसका इफेक्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। शेयर अब अच्छी रिकवरी करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ग्रासिम के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये शेयर आपको और तेज हो गया। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक जो कि थोड़ा लेगार्ड रहा, साइडवेज हो गया था, अब उसने कुछ पार्टिसिपेट किया। ये कुछ 4-5 बड़े शेयर्स थे
बाजार की काफ़ी हद तक हेल्प की है। आ जाते हैं लूजर्स पे। बाजार को आज कमज़ोर किया डॉक्टर रेड्डीज़ ने। आज टिपिकली फार्मा स्टॉक्स पिट रहे थे और वहाँ पे आज हमको प्रेशर बनते हुए दिखा। आईटीसी ने भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कराई है। साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर और एसबीआई के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखी है। साल का आज का हाई जिस शेयर ने लगाया वो है अदानी एंटरप्राइजेस। ये अदानी निफ्टी के अंदर ऐड हुआ है और उसके बाद से लगातार इसके अंदर तेज मोमेंटम बना। आज का इसने साल का हाई भी टेस्ट कर दिया। आ जाते हैं जरा छोटे मझोले शेयर्स वाली कैटेगरी के अंदर। वहां पे अगर आप गेनर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा किम्स का एक शेयर जिसके नंबर्स काफी अच्छे आए थे और ये शेयर काफी तेजी से चला। आरवीएनएल रेल विकास निगम ये शेयर भी आज करीब 9% ऊपर जाके बंद हुआ है। मन्नापुरम के बेहतरीन नंबर्स आने के बाद आज सुबह से ही इसने स्पीड पकड़ रखी है और 6% ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। फोर्टिस और रेमंड्स के साथ भी आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना। फोर्टिस तो ये कह रहा है कि उसके नंबर अच्छे आए थे और वो ये कह रहे हैं उनकी जो मैनेजमेंट है मलेशियन कंपनी जिसने स्टेक खरीदा है कि वो अभी फोर्टिस के साथ ही कंटिन्यू रखेंगे और भारत में कुछ और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। ओपन ऑफर को लेकर और सेबी के निर्णय का फैसला कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी। तो रेमंड्स पे भी आज स्ट्रॉन्ग मूव बनते हुए दिखा। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ रेमंड्स ने आज 1300 के लेवल को फाइनली पार किया। आज जिनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है छोटे मझोले शेयर्स में वो था सन टीवी, साथ ही गो कलर्स का एक शेयर है जिसके अंदर हमको आज प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है। डीसीएम श्रीराम जैसे शेयर्स के अंदर भी आज हमको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी। साल का हाई मिड कैप श्रेणी में जिन शेयर्स ने लगाया वो था आरवीएनएल, साथ ही साथ केआरबीएल एक चावल से जुड़ी हुई कंपनी है। इसने एक ही साल के अंदर करीब करीब को डबल कर दिया और 70-80% तक का रिटर्न दिया है। साथ ही एआईजी इंजीनियरिंग, साथ ही जी शिपिंग जिसके पोस्ट नंबर्स काफी अच्छे ये मूवमेंट करते हुए शेयर दिखा। इन सब ने आज का साल का हाई टेस्ट किया है। तो फिलहाल मार्केट के अंदर एक रेंज का एक दायरे का कारोबार आपको इंडेक्स पे दिखेगा, लेकिन चर्निंग स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग सेक्टोरल चर्निंग आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि आज फोकस में थे और नतीजों के चलते आज फोकस में था ट्राइडेंट का स्टॉक। आज हमने देखा कि नतीजे आने के बाद आज अच्छी खासी गिरावट कंपनी के शेयर में देखने को मिली। क्या वजह थी, नतीजों में क्या कुछ खास था, ये समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, ट्राइडेंट लिमिटेड फोकस में है। कंपनी ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे रिपोर्ट किए थे और एक वीक सेट ऑफ नंबर्स हमने देखने मिले हैं ये कंपनी में। तो अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर करीब 15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने मिली है और मेन ड्रैग वो उनका टेक्सटाइल सेगमेंट था जो अब उनके रेवेन्यू को काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूट करता है। 24% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने मिली है टेक्सटाइल्स कारोबार में। मगर उनका जो पेपर और केमिकल्स का कारोबार है यहाँ पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने मिला है। 256 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था पेपर एंड केमिकल सेगमेंट ने और अब वो बढ़कर हो गया है 342 करोड़। मगर अगर हम देखें EBITDA का फ्रंट पर तो यहाँ पर कंपनी ने करीब 66% ईयर ऑन ईयर डाउनटिक दिखाई है। 410 करोड़ पे था और अब वो गिरकर हो गया है 140 करोड़। नेट प्रॉफिट यहाँ पर सबसे शार्पेस्ट कट देखा है, 84% नीचे गिरा है। 235 करोड़ पर था नेट प्रॉफिट Q2 ऑफ FY22 में और अब वो गिरकर हो गया है सिर्फ 37 करोड़। अगर हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि वो थोड़ी गिरावट नजर आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 28.8% पर थे, अब वो गिरकर हो गए हैं सिर्फ 12.3%। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो यहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है। मगर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते कंपनी का प्रदर्शन इतना ख़राब रहा है? तो सबसे पहला जो मुख्य फैक्टर है वो है हायर कॉटन प्राइसेस। हायर कॉटन प्राइसेस के चलते जो यार्न स्प्रेड्स है वहाँ पर हमने एक डिक्लाइन देखा जो एक नेगेटिव है कंपनी के लिए। इसके अलावा हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के चलते मार्जिन्स पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो USA और UK ये कंपनी के जो होम टेक्सटाइल सेगमेंट है इसके लिए की मार्केट्स है, तो थोड़े बहुत रिसेशनरी कंसर्न्स भी यहाँ पर प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं और एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो नियर टर्म में म्यूटेड रहेगा। तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स, आउटलुक भी इतना मजबूत नहीं है और इसी के चलते स्टॉक में हमने देखा कि 52 वीक लो हिट किया है स्टॉक ने इंट्राडे और करीब 10% तक टूटा था एट वन पॉइंट ऑफ डे। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की और यहाँ से जुड़ी भी एक खबर निकल कर आ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA जल्द ही प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट से जुड़े खर्चों की एक सिंगल लिमिट तय करने वाला है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं ET नाउ स्वदेश के संवाददाता अनुराग शाह के पास। अनुराग बताइए।
जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जो एमडी सीईओज हैं, जो मुखिया हैं, उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात की और अपना पक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि हाल के दिनों में ही जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के नोटिसेज आए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि कंपनियों के द्वारा गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। कंपनियों के द्वारा जो है जो लिमिट है MISP रूल की, मोटर इंश्योरेंस कारोबार की, उससे ज़्यादा भी कमीशन दिया गया है और वो कमीशन जो है वो रिवॉर्ड के फॉर्म में, विज्ञापन के फॉर्म में दिया गया है और उसका जो है गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। ये जो कंपनियों को नोटिसेज आए हैं और इसकी सफाई देने के लिए ही जो कंपनीज के चीफ्स हैं उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात की। और ये जो दिक्कत है, पिछले कई सालों हम सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि उनके द्वारा जो कमीशन दिया जाता है कारोबार पाने के लिए वो तय लिमिट से ज़्यादा होता है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए ही इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA नए नियम लेके आ रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक ही लिमिट होगी। अभी तक जो है वो तमाम अलग अलग लिमिट होती, जहाँ पर कमीशन की लिमिट, सैलरी की लिमिट, लेकिन जो अब IRDA के नए नियम हैं जहाँ पर तमाम तरह के जो खर्चे हैं उस पर एक सिंगल लिमिट होगी। तो इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो रेगुलेटर ने जारी कर दिया और आने वाले कुछ दिनों में ये नियम भी जो है वो हकीकत में तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए भी एक और खबर का रुख करते हैं और जल्द ही सरकार एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी लाने की योजना बना रही है। 2030 तक सरकार का 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए जो एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी है उसकी घोषणा करने वाली है। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इस पॉलिसी के ऊपर जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और ऊर्जा मंत्रालय और साथ ही साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय जो है वो जल्द ही इस पॉलिसी की घोषणा करने वाली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इस पॉलिसी की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार कई तरह के इंसेंटिव्स की योजना तैयार कर रही है जो कि कंपनियों को दी जाएगी, जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है देश के अंदर लगाएंगी। साथ ही साथ राज्य सरकारें भी पैकेज रेडी इंसेंटिव्स की तैयारी कर रही हैं ताकि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने राज्यों में आकर्षित कर पाएँ। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि स्टोरेज सिस्टम से जो रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई होगी उसके लिए ओपन एक्सेस फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही साथ इस पॉलिसी का जो मुख्य फोकस है वो इस बात पे है कि देश में जितने भी तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है उसका लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन हो। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से देश के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो स्थापित किया जाए। इसके अलावा सोर्स हमें भी बता रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाना ज़रूरी होगा। इस बात का भी जिक्र इस नई पॉलिसी में किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार करीब 12,000 मेगावाट कैपेसिटी की जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है वो लद्दाख के अंदर स्थापित करने जा रही है और इसके लिए जल्द ही बिड इन्वाइट किए जाएंगे। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय का ये भी एस्टिमेट है कि 2030 तक करीब 27,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसकी ज़रूरत होगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है अचीव करने का, और वैसे में ये जो पॉलिसी है स्टोरेज पॉलिसी सरकार को इस दिशा में उसके टारगेट को अचीव करने में मदद कर सकती है। धन्यवाद प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।